इस एपिसोड के समय हमें रोरी गार्डा को दिखाया जाता है जो कि एलनार के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोरी गार्डा को किसी तरह की एनर्जी घेर लेती है जिसे 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 देखकर एलनोर बोलती है या तो लगता है फोर्सफुली यहाँ से इसे टेलीपोर्ट किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है रोरी गार्डा के अटैक लगने से पहले ही वह वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें एलनोर दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ी रहती है। इसके बाद हमें रोरी गार्डा दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर ग्याम से बाहर आ चुकी होती है। तभी हमें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलते हैं कि मुझे केवल जवाब देने के लिए ही बाहर कर दिया गया। तभी जो रोरी गार्डा होती है वो बोलती है तो अच्छा, तो ये गेम है जिससे कि एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट खेलने वाली है। तभी रोरी गार्डा बोलती है जाने भी तो, लेकिन यह भी केवल स्किल में डिफरेंस नहीं लग रहा था। वह बोलती है वह और स्टूडेंट प्रेसिडेंट मुझसे शुरू से ही थोड़ा सा अजीब महसूस करती थी। और तभी रूरी गार्डा यह सोचती है लेकिन उस समय उसने अपना कंपोस्चर छोड़कर मेरी तरफ अपना क्लियंट इंटेंट क्यों रिलीज किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और वह सोच रही होती है कि अचानक से आखिर उस समय स्टूडेंट प्रेसिडेंट को क्या गया था जो कि उसने मुझ पर अपना क्लीन इंटेंट रिलीज किया था। तभी वह सोचती है कहीं इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उससे बोला था कि इस एम्पायर में इम्पीरियल लक की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इसी कारण उसे गुस्सा आ गया और उसने अपना किलिंग इंटेंट रिलीज कर दिया। तभी और जो रोरी गार्डा होती है वो मन में सोचती है कि अगर मैं उसके लवर को चुरा भी लूँ तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है। और साथ ही में रोरी गार्डा ये भी सोच रही होती है कि आखिर स्टूडेंट प्रेसिडेंट का लवर होगा कौन। और इधर हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो रोरी गार्डा है वो आप में इंटरेस्ट ले रही है। इसके बाद जो हमारा सीन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे आ जाता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया की मदद से उन सभी को पीट पीट कर दूर भगा रहा होता है और साथ में भाग भी रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उसके साथ एलिया भी होती है। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो एलनोर उसने किसी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसने अपने अंदर डिवाइन स्पिरिट जगा ली है। तभी जो एलिया होती है भागते हुए बोलती है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तभी जो एलिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर नजर आती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में ही कुछ बोल रहा होता है। तभी एलिया उससे पूछती है कि आप आखिर अपने मन में ही क्या बातें कर रहे हैं मिस्टर दाऊद। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उन बंदों को बुरी तरीके से पीट रही होती है। तभी उनमें से कोई बोलता है कमीने बास्टर्ड इंसान तो एक लड़की का यूज कर रहा है हमें पीटने के लिए। तभी वहाँ पर किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि एलिया से बोल रहा होता है कि एलिया तुम चिंता मत कर कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी जो एलिया होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि लगता है कि हमें रोक कर यहाँ पर थोड़ी सी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए दाऊद। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एरिया से बोलता है कि मैं अभी यूरिया को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं अभी यहाँ पर रुक कर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी किसी बंदे को दिखाया जाता है जो जोर से चिल्लाते हुए यूरिया से बोलता है कि हम तो बस तुम्हें केवल उस परवर्ट आदमी से बचाना चाहते हैं, आखिर तुम हम पर क्यों अटैक कर रही हो। तभी हमें किसी बंदे के या फिर हमारे पेंट की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि मुझे तो बस इस बंदे से अपना हिसाब क्लियर करना है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि एलिया जो तुमसे तुम्हारे फैन तुमसे ऑब्सेस्ड है वो तुम पर ही हमला आखिर क्यों कर रहे हैं। तभी जो एलिया होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनके सामने एक बहुत बड़ा कॉलम लेके आ जाता है और बोलता है कि मिस एलिया कृष्णैक्स। और वह बंदा बोलता है कि मैं स्कूल से फर्स्ट दिन से मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी रेडिएंट ब्यूटी की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ, एडमायर करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे सच में इतने सारे फैंस हैं। तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मिस एलिया कृष्ण आप इस परवर्ट इंसान के चंगुल में कैसे फंस गई, लेकिन मैं एंट्रेंस रैंक के 10th रैंक पर होने के कारण मैं आपको इससे ज़रूर बचाऊंगा। तभी वो बंदा बोलता है लेकिन अगर मैंने आपको आपको यहाँ पर बचा लिया तो आपको टू लाइट आई में मुझे एक ट्रीट देनी पड़ेगी। तभी जो एलिया होती है वो उससे बोलती है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो प्रेसिडेंट ने टू लाइट आई को पहले ही पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम जिस काउंट रिवर बैग के टू लाइट हाउस की बात कर रहे हो मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे टू लाइट आई की बात कर रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ पर ट्रीट दे सकती हो।
तभी जो एलिया होती है वो उस बंदे से बोलते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं किसी के चंगुल में नहीं फंसी हूँ, मैं अपने मर्जी से मिस्टर दाऊद के साथ हूँ। और सबसे बड़ी बात, यह आदमी कोई ठग और ना ही कोई परवर्ट इंसान है जिसे कि तुम ये सब चीज़ें बोल रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, तुम गलत रही कर रही हो, यह एक परवर्ट इंसान है। तभी जो एलिया होती है उससे बोलती कि लगता है तुम नहीं समझोगे, और इतना कहते हुए एलिया अपने शॉट को बाहर निकाल लेती है। तभी एलिया बोलती है क्या तुम ये सब चीज़ें ये सीधे तौर पर नहीं कह सकते हो कि तुमको मुझसे लड़ना है। तभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं आपसे सच में नहीं लड़ना चाहता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है उससे बोलता है कि एलिया से कि जो नाइट डिपार्टमेंट है और डिवाइन डिपार्टमेंट और मैजिक डिपार्टमेंट, ये दोनों एक साथ मिलकर गैंग बना रहे हैं हमें हराने के लिए। और वह बोलता है कि यह मेरी कंडीशन को परफेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मौका है। इधर हमें रिंग के अंदर एलिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलिया के भाई को बहुत बुलाता है कि अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तुम जल्दी से कृपया एक बार बाहर आ जाओ। तभी जो एलिया का भाई होता है वो बोलता है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब वो लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है अभी भी वो नींद में ही होता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यूरिया से बोलता है कि यंग लेडी, आप कृपया थोड़ा सा वेट करें, हम आपको ज़रूर बचा लेंगे। इधर हमें बहुत सारे बंदे दिखाए जाते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहे हैं, और तभी सिस्टम उसे बताता है कि यह एक क्राइसिस सिचुएशन है और यह एक लाइफ एंड डेथ क्राइसिस सिचुएशन, इसीलिए आपके स्टैट्स को बढ़ाकर एक ग्रेड पर किया जाता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वो एलिया के भाई से बोलता है कि आखिर तुम मेरा जवाब क्यों दे रहे हो, तुम आखिर बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तभी जो एलिया का भाई होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम लोग लड़ते रहो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एक गार्डियन हूँ, मैं कोई नाइट नहीं थी, जब तुम बुलाओगे मैं तुम्हें तुरंत ही तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। तभी वो बनता है क्या तुम सीरियस हो, तुम्हारी जो बहन है वो एक स्टॉकर के साथ फाइट कर रही है। तभी हमें एलिया के भाई को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में बाहर आता है, बोलता है कि कौन कमीना है जो कि मेरी बहन का पीछा कर रहा है। तभी अब एलिया का जो भाई होता है वो अपनी स्किल का यूज करके एक मेंटल वर्ल्ड का अटैक करता है, जिसके कारण हमें दिखाया जाता है कि जो उसके आसपास के जितने भी उसके दोस्त रहेंगे उन्हें एक बफ मिल जाएगा। तुम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें अपनी पावर में थोड़ा सा इन्हेंसमेंट मिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस बात के कारण जो एलिया की पावर्स होती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और वह उस बंदे पर अटैक करते हुए बोलती है कि मुझे तुम जैसे फैंस की ज़रूरत नहीं है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है थोड़ा सा रुको, यह एक स्टोन गोलम है, इससे आपकी तलवार टूट सकती है और तुम्हें भी थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, तो संभल के अटैक करो। और हमें दिखाया जाता है कि अब एलिया अपनी शॉट से उस गोलम के दो टुकड़े कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उस कॉलम के टुकड़े होते ही जो यूरिया और जो उनके पीछे कर रहे बंदे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है या तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर में इतना ज़्यादा इन्हांस्ड होता देखकर मन में सोचती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं शुरू होती है जहाँ पे हमने देखा था कि एलिया ने अपनी स्वॉर्ड के अटैक से उस गोलम को दो टुकड़े कर दिए थे, जिसके देखकर बहुत सारे लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है ये सब एलिया हमारे मेन कैरेक्टर के बफ के कारण कर पाती है, जिस बफ को हमारा मेन कैरेक्टर एरियल के भाई के कारण यूज करता है, और वो ये बफ यूरिया और एलिया दोनों को ही देता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है यह स्किल तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और तभी एलिया का ब्रदर बोलता है वैसे तो इस स्किल का ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। तभी वो बोलता है मेरी थोड़ी सी डिवाइन पावर्स को कंज्यूम कर लेता है, लेकिन यह स्किल केवल कुछ ही अटैक्स तक काम करती है, उसके बाद इस स्किल का बफ ख़त्म हो जाता है। तभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है भले ही एलिया एक हीरो कैंडिडेट है, लेकिन हम उसे ऐसे इंसान को बचाने का मौका नहीं देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा परवर्ट इंसान है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से अटैक करने के लिए कहता है। तभी यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को अटैक कर दूर फेंक देती है, और साथ ही में वो उन लोगों से सॉरी भी बोल रही होती है पीटने के लिए। तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है मैंने तो केवल इन्हें हल्के से धक्का ही दिया था, मुझे क्या लगा था ये इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे कि ये मेरे एक ही अटैक में इंजर्ड हो जाएंगे। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है वो बोलती है कि भले ही मैं हीरो ना हूँ, वो बोलती भले ही मैं हीरो ना हूँ, लेकिन मैं ऐसी तो नहीं है जो कि सामने वाले इंसान को अपनी बात समझाने का उसे मौका भी ना दूँ। और वह बोलती है और भला मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी रोशनी में कैसे दे सकती हूँ।
हमें दिखाया जाता है कि एलिया की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करती है जिसका कि नाम गार्डियन बस्ट होता है, और वह एक टोर्नेडो बनाकर उन सभी को उसी में फंसा देती है। और हमें दिखाया जाता है ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यह अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि जो मेरे स्टैट्स हैं वो टोटल एफ रैंक के ही हैं। इधर हमें एलिया की बदौलत को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन की इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद बोला था, मुझे नहीं लगा था कि मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन होती है कि आप की जो पार्टी मेंबर है उसने बैटल में अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छी बात है कि कोई यहाँ पर हर्ट नहीं हुआ। साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया से बोलता था, मैं जानता था कि तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर वे कब से बाहर हो गए। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि ऐसा तुम्हें फिर से करना होगा, और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर बफ देने की बात कर रही है। इधर हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि सेम टीम में होने के नाते जो मिस्टर दाऊद हैं वह पहले से ही कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। इधर हमें एलिया के पुराने टीममेट्स को दिखाया जाता है जिन्होंने भी बहुत सारे स्टूडेंट को हराकर उनके पॉइंट्स ले लिए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि यह फर्स्ट ईयर के मिड टर्म एग्ज़ाम के हिसाब से हमारा इतना स्कोर तो काफ़ी होना चाहिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हम लोग एक साथ काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और यह चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जा रही हैं। तभी उनकी टीम में जो लड़की होती है बोलती है कि हाँ, ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथली तो जा रही हैं, लेकिन अभी भी हम फर्स्ट प्लेस पर नहीं हैं। तभी कोई बोलता है कि यह बताओ कि आखिर मैप में कौन सी जगह पर कितने लोग हैं। तभी दूसरे बंदे दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि हम उस जो पहले स्थान पर हम उसे भी पहले कुछ देर में ही पकड़ लेंगे। तभी उनके टीम में जो लड़की होती है बोलती है तो क्या हम मुझे नहीं लगता कि हमारा मैप सही काम कर रहा है। तभी कोई पूछता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, क्या दिक्कत है। तभी वो लड़की बोलती है कि जो दूसरे स्थान पर व्यक्ति हुआ कोई टीम नहीं बल्कि वहाँ एक केवल इंसान है जो कि अकेले ही सभी टीम्स का सफाया कर रहा है। तभी जो एल टाइलन होता है वो बोलता है कि आखिर बिना किसी पार्टी के ये अकेले 15 लोगों को कैसे हरा सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। तभी जो उनके टीममेट में लड़की होते हैं बोलता है क्या कभी किसी ने फिनेल लीपेक के बारे में सुना है। तभी उनके टीममेट के जो लड़के होते हैं बोलते हैं कि आखिर हमारे क्लासमेट में इतने सारे मॉन्स्टर्स कर क्या रहे हैं। तभी जो उनमें से एक बंदा होता है वह उस लड़की से बताता है कि आखिर ये देखो कि आखिर पहले स्थान पर कितने लोग हैं। तभी वो लड़की बताती है कि जो फर्स्ट प्लेस पे उस पर लगभग 100 लोग हैं। इसी के साथ फर्स्ट प्लेस पर आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी ये बढ़कर 101 हो जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद किसी के हमले को अच्छी तरीके से रोक लेता है तो वह उसकी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को एक गुफा के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर वो आते हुए बोलता है कि हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें दिखाया जाता है यह एक बड़ा सा माउंटेन होता है जिसके नीचे एक गुफा होती है। तभी जो एलिया होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अगर हम इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो क्या हम इस एग्जामिनेशन से पास कर सकते हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि आखिर ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो कोई टॉप स्टूडेंट थोड़ी ना हो कि मुझे इसके बारे में पता होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह एली से बोलता है कि तुम बात करने के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस गुफा में एंटर कर चुके होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जगह पे आने के बाद बोलता है क्या यहाँ पर मुझे कोई रैंडम इवेंट या रैंडम मिशन मिल सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देखते हुए बोलता है क्या यहाँ पर कुछ होने वाला है, कहीं यहाँ पर पिछला जो बीस्ट मिला था वहाँ से उससे भी बदतर कुछ तो यहाँ पे नहीं है। तभी उन लोगों के सामने कोई चीज़ दिखाई देती है। तभी एलिया बोलती है कि भले ही यह एग्जाम है लेकिन अब यह एग्जाम अपनी लाइन को क्रॉस कर चुका है। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और हमें बताया जाता है। तभी वो सिस्टर बोलती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने वही साइंटिस्ट होती है जो कि हमें पिछले कुछ एपिसोड में दिखाई गई थी, और हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट को किसी कर्स के द्वारा यहाँ पर बांध कर रखा गया था और इसकी जो हालत होती है वह हमें कुछ ठीक नहीं दिखाई देती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक क्वेस्ट मिलती है जिसमें कि उसे एक बॉय किंग नाम के बंदे को मारना या पकड़ना है, और साथ ही में इस कर्स को यहाँ से निकाल कर इस लड़की को बचाना भी है। और साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को एक और क्वेस्ट मिलता है कि जो ये लूसियन यानी कि यूरिया की बहन है और यूरिया को दोनों को बचाना होगा।
तभी जो एलिया होती है वह उससे लड़की को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वह बोलती है कि यह लड़की पूरे प्लेन को अपने डिवाइन पावर्स से चला रही है, इसे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होगा। इसे तभी हमारा मेन कैरेक्टर लड़की देखते हुए बोलता है इसे तो ब्लेसिंग ऑफ टेलीपोर्टेशन मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि उस चीज़ को देखकर यूरिया बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और हमारा मेन कैरेक्टर यूरिया को ही देख रहा होता है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है यह हमारी एकेडमी का तरीका नहीं है, और वह बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे यहाँ से निकलने में। और वह अपने शॉट को लेकर तैयार हो जाती है इस चेन्स को काटने के लिए। और आर्या बोलती है कि तुम चिंता मत करोगी, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी हमें किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है यह एक सेंट वॉलेंट्री सर्विस का मेंबर है और वह बोलता है कि तुम लोग इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है और यह होली किंगडम का एक हाई बैटल प्रीस्ट है और इसका नाम कैलिन गैर्सियन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, कि ये तो सेंट लुइसन ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि हाँ, जो ये सेंट लुइसन है ये सब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि हमें सेंट लुइसन के इस नोबल इंटेंशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें इनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी वो बंदा सेंट लुइसन से बोलता है कि सेंट मैं सही कह रहा हूँ ना। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कहीं सेंट लुइसन को ये सब करने के लिए किसी ने मजबूर तो नहीं किया था। इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी हमें यहाँ पर सेंट लुइसन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि यह मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, जो भी यहाँ पे हो रहा है ये सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तभी जो एलिया होती है वो बोलती है कि आखिर इतनी पीड़ा सहकर कोई इंसान कैसे अपनी इच्छा खुद से कर सकता है, ज़रूर तुम्हें किसी ने मजबूर किया होगा ऐसा करने के लिए। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तभी जिसकी आवाज़ सुनाई देती है वो बोलता है कि तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम सेंटिस्ट की इच्छा का विरोध कर रहे हो जो वो कर रही हैं। और वो बंदा बोलता है सेंट के इच्छा का विरोध करना मतलब पूरे होली एम्पायर की इच्छा का विरोध करने के समान होता है, मतलब तुम पूरे होली एम्पायर की इच्छा का विरोध कर रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है और यहाँ तक कि जितने भी हीरो कैंडिडेट हैं उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता है। तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम एलिया कृष्णा की ये सब करके तुम होली एम्पायर की दुश्मन बनना चाहती हो। तभी वो एलिया बोलती है कि मैं इसका विरोध नहीं कर रही, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो इंसान सफ़र कर रहे हैं वो अपने पे सफरिंग से बाहर आ जाएं। तभी वो जो बंदा होता है वो एलिया से बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही स्टैंड करती रही तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए तुमसे भीख मांगूंगा। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इन सब चीज़ों को देखकर सोच रहा होता है और वो मन में सोचता है कि आखिर मुझे नहीं लगा था कि हम लोग ऐसे मिलेंगे यहाँ पर सेंट लुइसियन। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं यह यहाँ की 3 सबसे पावरफुल फोर्स में से एक है होली एम्पायर से, और इस होली एम्पायर में जितने भी पावरफुल लोग हैं वो पूरी तरीके से क्रेजी हैं। ये कब कहाँ पर क्या कर सकते हैं किसी को भी नहीं पता। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है स्पेशली पोप तो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी, क्योंकि उसे भी डीमंस उतने ही पसंद हैं जितने कि हेडमास्टर को पसंद हैं, स्पेशली सेंट लुइसन, क्योंकि सेंट लुइसन पोप की सबसे अच्छी पपेट में से एक है जिसे वह कभी भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और जो यूरिया और सेंट लुइसन है उसके काम को पूर्ण करने के लिए सबसे अच्छी चाबी है जो कि उसको काम को कंप्लीट करने में सबसे अच्छा योगदान देगी। और मुझे लगता है वो सिस्टम है जो यूरिया को इस सिचुएशन में भी वाइल्ड होने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कहीं सिस्टम पागल तो नहीं हो चुका है जो कि मुझे एक वेसल से डीमन के वेसल से फाइट कराना चाहता है, कहीं वो पागल तो नहीं हो चुका है। तभी वो बंदा बोलता है कि हम लोग पहले से फर्स्ट प्लेस पर आता है कि मुझे क्या लगता है कि बाकी वो लोग यहाँ से जाने देना चाहिए। तभी वो बंदा ये सब चीज़ें एलिनोर की वजह से यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर ने वाले सभी मैचेस सीन को यहीं पे कर चुकी है, स्पेन को शायद उसके आने में जल्दी हो।
तभी हमें किसी की आवाज़ ओवर सुनाई देती है, बोलता है कि जितने भी मॉन्स्टर थे उसने यूरिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, इसीलिए यूरिया यहाँ पर सही टाइम पर नहीं पहुँच पाएगी और जो प्यूरीफायर इंसिडेंट था उसे देखना पड़ेगा। तभी वो बंदा बोलता है अब मैं आश्वस्त हूँ कि एलेनोर यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि अगर वो आ जाती तो मेरा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। अब उसे दोनों ओर ध्यान देना पड़ेगा और वह यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तभी उसे ये भी याद आता है कि अगर यूरिया यहाँ पर बरसात से चली गई तो उसे भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अब वो हमारी एकेडमी में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या यहाँ पर यूरिया की खोज पहले ही नहीं हो चुकी थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अगर ऐसा ही है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की तरफ कोई चीज़ फेंकता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि आखिर होली एम्पायर में इस चीज़ को देना का क्या मतलब है। तभी हमें यूरिया एलिया और सेंट लुइसेंट को दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ को देखकर चौंक जाती हैं और बोलती हैं तो एक डुएल चैलेंज है। तभी वो लोग बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम इससे डुएल चैलेंज करने की बात कर रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद होता है वह एलिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए पीछे ही आना है। तभी जो एलिया होती है वो बोलती है क्या तो आप सच में इससे डुएल करना चाहते हैं। तभी वो बंदा इस चीज़ को देखकर बोलता है डुएल तो आखिर मैं तुम्हारे डुएल को स्वीकार ही क्यों करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोलता है तुम यहाँ से साइड हटो और तुम मुझसे डुएल करो। और हमारा मेन कैरेक्टर एलिया से बोलता है एलिया तुम सेंट को यहाँ से ले जाओ और इन्फर्मरी लेकर इनका इलाज करवाओ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं क्या कि तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तभी वो जो बंदा होता है अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए बोलता है कि अगर तुम थोड़ा और क्लोज आए तो यह एक इंटरनेशनल इंसिडेंट बन सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो फिर मैं इस चीज़ को सेंट को बताऊंगा कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि दाऊद से पूछता है कि एक्सक्यूज मी पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारा टाइटल क्या है स्टूडेंट। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तो अच्छा तुम यहाँ पर टाइटल की बात कर रहे हो तो मेरा कोई टाइटल नहीं है, मैं बस एक छोटे से प्रांत का लड़का हूँ और मैं इस एलिफेंट एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, इसके अलावा मेरा कोई टाइटल नहीं है। तभी वो जो बंदा बोलता है वो बोलता है कि मैं एक हाई प्रिस्टेज हूँ इसीलिए मैं किसी भी अरे गहरे इंसान से डुएल नहीं कर सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने अपनी शॉट क्यों निकाल रखी है। तभी वो बंदा बोलता है क्योंकि तुम्हारे पीछे हीरो कैंडिडेट एलिया खड़ी है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है इतने सारे लोग यहाँ पर हैं फिर तुम मेरे बारे में देखकर आखिर इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हो रहे हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है बोलता है फिर मुझे इस सिचुएशन को देखकर यहाँ पर एक बोल्ड स्ट्राइक करनी होगी ताकि तुम मुझसे फाइट करो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है तुम देखो अभी मैं तुमसे फाइट करने के लिए अपनी शॉर्ट को निकाल रहा हूँ। कहकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शॉर्ट को निकालने लगता है। तभी जो बंदा होता है बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही बेकार स्टूडेंट लगता है, मुझे तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ फाइट करने के बढ़ चुके होते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस बंदे से फाइट करने जा रहा होता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसका कि नाम ब्लैक विंड होता है, जिससे वो एक्टिवेट होता है। जिससे हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार से लाइट नहीं निकल रही होती जो कि उस बंदे को पीछे ढकेल देती है। तभी वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम आखिर यहाँ पर क्या सोच रहे हो दाऊद कैंपेबल। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है मिस्टर दाऊद कैंपेबल आपने जैसे बोला था कि मैं जो चाहूँ वैसा करूँ तो मैंने वैसा ही किया मिस्टर दाऊद कैंपेबल। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बोलता है मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें होली एम्पायर में किसी से फाइट करना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर ये बोलता है यह कोई फाइट नहीं बल्कि मैंने तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज किया और इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह हमारा केवल एक डुएल है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सबसे पहले वही प्रीस्ट ही बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया और मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
मैं तो बस इससे केवल डुएल करना चाहता था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ भी प्रिंसिपल उससे बोलती हैं वह कोई नॉर्मल प्रीस्ट नहीं था, वह बैटल फील्ड का प्रीस्ट था, विदाउट कैपेबल। तो प्रिंसिपल की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास क्रिश्चियन फैमिली का एक लीडर है जिसके कारण वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसीलिए जो मैंने जो कुछ भी किया उसकी पूरी जिम्मेदारी रॉयल फैमिली लेगी। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि शौक होते हुए बोलती हैं कि क्या तुम सच में कह रहे हो कि इसकी पूरी जिम्मेदारी इंपीरियल फैमिली लेगी ना। तभी तो प्रिंसिपल होती हैं बोलती हैं कि वैसे भी वो जो सेंट है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती, इसीलिए हमारे हाथ बंधे हुए हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या तुम सच में उस बंदे से डुएल करना चाहते, क्या तुम इसके लिए सच में तैयार हो ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने बोला था कि मुझे जितनी भी डेविल वेसल्स उन्हें अपनी ओर करना है और उन्हें जीतना होगा, तो मैंने यूरिया को लगभग 50% तक जीत चुका हूँ। लेकिन उस समय जब वो मैंने डुअल के लिए चैलेंज किया था तब वहाँ पे यूरिया भी थी और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, क्या यहाँ वहाँ पे यूरिया थी, यूरिया का तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो यूरिया को वहाँ पर ताकि मैं फर्स्ट प्लेस पर आ सकूँ इसलिए मैं वहाँ ले गया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वैसे भी सभी डेविल वेसल्स को सेड्यूस करने के लिए आपकी ये आधे अधूरे काम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। वैसे भी हमें इस दुनिया को जितने भी डीमन से उन्हें बचाना है, तो आपके लिए कि ये बेकार सी प्लान इसमें कोई काम नहीं आएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पहले मुझे अपने बाहर के डेविल वेसल्स को सेड्यूस करने से पहले मुझे स्कूल की में जो डेविल वेसल्स उसे सेड्यूस करना पड़ेगा। वैसे भी मेरी उनसे उससे स्टूडेंट प्रेसिडेंट और हीरो कैंडिडेट से मेरी वैसे भी कोई पहले दुश्मनी नहीं है, तो मैं उन्हें पहले सेड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं कहने का मतलब था कि मैं अपनी स्कूल लाइफ को थोड़ा बहुत जीना चाहता हूँ और कुछ दोस्त बनाना चाहता हूँ और इन बेकार के कामों में मैं नहीं पड़ना चाहता अभी के लिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हेडमास्टर से बोलता है कि जो आपने मुझे करने के लिए बोला था हेडमास्टर, मैं उसमें पूरी तरीके से फेल हो चुका हूँ। तभी जो हेडमास्टर होते हैं वो बोलते हैं चूँकि तुम्हारे डुएल का चैलेंज पूरे होली एम्पायर में फैल चुका है, तो मुझे लगता है जो होली एम्पायर का पोप है वो भी हमारी अकेडमी में जल्द ही आने वाला है इस डुएल चैलेंज को देखने के लिए। साथ ही में टी हेड मास्टर ये भी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम आखिर क्या प्लान बना रहे हो, लेकिन तुम्हें पोप से सावधान रहना चाहिए और तुम्हें उसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए क्योंकि पोप बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और प्रिंसिपल को इतना कहते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंट लुइसियन को दिखाया जाता है जो कि एक कमरे में बैठी हो, तभी उसे गेट के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो बोलती है कि जो भी बाहर हो अंदर आ सकते। तभी हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि यूरिया होती है, जिसे देखकर सेंट लुइसियन बोलती है कि यूरिया। तभी जो यूरिया होती है वो बोलती है कि सिस्टर आप यहाँ पे। तभी जो हमें सेंट लुइसियन को दिखाया जाता है जो कि यूरिया को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। इस बात को देखकर यूरिया बोलती है सिस्टर तुम मेरे क्लोज मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। और यूरिया बोलती है कि सिस्टर अगर आप और पास आई तो कर्स ऑफ सेवरेंस के कारण आप हर्ट हो सकती हैं। तभी हमें यूरिया की शॉट को दिखाया जाता है जो कि अचानक से निकल पर सेंट लुइसन पर अटैक कर देती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो सेंट लुइसन होती है उस शॉट को बड़ी आसानी से पकड़ लेती हैं। और जो सेंट लुइसन बोलती है कि यह बहुत ही ज़्यादा रिलीफ की बात है कि हम दोनों ही ट्विंस हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन चैलेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक ग्राउंड कर घेर कर बैठे हुए होते हैं। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तभी हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलती हैं अगर रोज़ सभी को पता है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। बताती हैं कि यह कोई लाइफ और डेथ मैच नहीं होने वाला। अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता है तुरंत हार मानकर अपने हाथ को विड्रॉ कर लेगा और सामने वाले इंसान को जिता दिया जाएगा। और अगर सामने वाला सरेंडर नहीं करता है तो डुअल तब तक चालू रहेगा जब तक दोनों में से कोई एक सरेंडर नहीं कर देता है। और अगर इस चीज़ से दोनों पक्ष में से किसी को दिक्कत है तो वो बात कर सकता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है कि मुझे यूरिया की अवेकनिंग को डिले करने के लिए लूसियन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो जो उसके ऊपर एब्सेंस है और कर्स है वो उसके दिमाग को पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा, उसे पूरी तरीके से करप्ट कर देगा।
जिससे जो यूरिया का माइंड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए ये जो डुएल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमें इस डुएल को किसी भी तरीके से जीतना पड़ेगा। और बताता है कि इसीलिए जो होली किंगडम है वो लगातार लूसियन के मैटर में इंटरफेयर करता रहता है और हमें इसे किसी भी तरीके से दूर करना ही होगा, और वो भी इस सिंगल डुएल के कारण ही हो सकता है। नहीं तो हमारे पास और कोई चांस नहीं होगा कि हम होली किंगडम को रोक सकें इंटरफेयर करने से। और जो हेड मास्टर होते हैं बोलती हैं कि हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा कि भले ही जो पोप है वो यहाँ पर पर्सनली नहीं आ सकता, लेकिन वह यहाँ पे अपने क्लोन या स्पिरिचुअल सेंसेस को भेज सकता है, और वह इस तरह की लड़ाइयों को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलता है। इसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एरिना के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वो प्रीस्ट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलता है कि अब तुम्हारे पास क्षमा मांगने के लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। और जो हाई प्रीस्ट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम तुरंत सरेंडर कर देते हो तो जितनी जल्दी तुम सरेंडर करोगे मैं तुम्हारी उतनी कम हड्डियाँ यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ। और जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है क्या तुम ये बात सुन रहे हो, ये अंगलॉर्ड दाऊद कैंपल। तभी हमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके सर्वेंट को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि तभी हमें दाऊद कैंपबेल के बटलर को दिखाया जाता है, जो कि मन में सोच रहा होता है जैसे ही यह मैच स्टार्ट हो हमें मास्टर को तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो मेरे मास्टर हैं वह किसी भी बंदे से हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते हैं, और वो हेड ऑन फाइट में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे की बात प्रिस्ट की ये बात सुनकर बोलता है कि तुम कितने ही ज़्यादा अजीब लग रहे हो ये सब बोलते हुए। और जो दाऊद कैंपबेल होता है वो प्रीस्ट का डायलॉग प्रीस्ट पे चिपकाते हुए बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि तुम्हें अभी ये हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी हड्डियाँ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। और हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी दाऊद कैंपबेल होता है वह हाई प्रीस्ट से बोलता है कि आपको ऐसे हमला करना है कि लगे कि आप मुझे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहते हैं। तभी हमें पोप किंग को दिखाया जाता है, जो पोप की ये बात सुनकर जो हाई प्रीस्ट होता है बोलता है कि तुम्हारा आखिर इससे चीज़ से क्या मतलब है कि मैं उससे के ऊपर ट्रू किलिंग इंटेंट से हमला नहीं कर सकता हूँ। तभी जो पोप होता है वो हाई प्रीस्ट से बोलता है कि तुम जितना ज़्यादा अपने एनिमी के ऊपर अटैक का जोर दोगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाकर तुम्हारे अटैक को रोकने की कोशिश करेगा। तभी जो हाई प्रीस्ट होता है वो पोप से बोलता है कि सच में इस तरह की कोई इरेसेबल एबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है, जो कि हाई प्रीस्ट से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस सिमिलर फीलिंग को दोबारा देखूंगा। और और जो पोप होता है वो हाई प्रीस्ट से बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे इस चीज़ को देखने का मौका दोबारा मिलने वाला था। तो पोप की ये बात सुनकर जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है कि आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने ही अटैक से मारना जाने वाला हूँ। और जो पोप होता है वह बोलता है कि हमें हमें मारने वाले की हत्या की मंशा को ही, किलिंग इंटेंट को नहीं, बल्कि हमें उस बंदे को ही ख़त्म कर देना चाहिए जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है कि अपनी स्वॉर्ड का यूज करके एक टेक्निक का यूज करता है जिसका कि नाम ब्लेसिंग स्टैकिंग होता है। तभी और वो बोलता है कि मुझे इस एरोगेंट नोबल बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर तो होता है वो बोलता है कि मुझे गाइडेंस का यूज़ करना चाहिए। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो अनसेबल इसके डिवाइन स्पिरिट का यूज़ करता है, जिसका कि नाम वॉर्थ ऑन एलिनोर होता है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं। दिखाया जाता है कि इन दोनों के अटैक्स के कारण जो ज़मीन होती है उस पर शॉक वेव आने लगते हैं और ज़मीन धीरे धीरे दरार देने लगती है, और इस शॉक वेव का असर बहुत ही ज़्यादा दूर तक, यहाँ तक कि जो हेड मास्टर होती हैं वो भी इनके अटैक्स के शॉक वेव को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि दाऊद कैंपबेल को दिखाया जाता है और हाई प्रीस्ट को, जो कि फ़ाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ़ाइट के कारण जो उनकी फ़ाइट से शॉक वेव निकल रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक होती हैं और वो एरिना के बाहर तक जा रही होती हैं, और उनके शॉट की फ़ाइट के कारण जो एरिना होता है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि एरिना के अंदर डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अचानक से सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है एरिना के बीच में छेद होता है और वहाँ से एलिनोर अपने डेमोनिक फॉर्म में निकलती है।
यहाँ तक कि अरीना के पास जो जितने भी लोग थे वो लोग अपनी पावर का यूज करके भी वहाँ पर टिके रहने और उन्हें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही थी। तभी हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या है और आखिर ये ईविल एनर्जी का प्रेशर मुझे महसूस क्यों हो रहा है, और उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एविल एनर्जी का प्रेशर हिट हो रहा होता है। तभी हमें एलेनोर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कहीं न कहीं कभी न कहीं कभी से किसी न किसी से हमेशा लड़ते ही रहते हो। और एलेनोर बोलती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो और तुम्हारे पास जो भी है अब तुम मुझे वापस दे दो। और वहाँ पे एलेनोर को देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद होता है वो अभी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है कहता है जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है और मन मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ था मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके इस खतरनाक अटैक को रोक दिया होता है और हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है और वह मन में सोचता है कि आखिर ये छोटा सा पिद्दी ने मेरे अटैक को रोका कैसे। इधर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि उससे बोलता है, ए मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम किसी को नहीं मारोगे तब तक मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हाई प्रीस्ट के मुंह पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मुक्का दे मारता है। और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की इस समय जो आंखें होती हैं वो खाली हो चुकी होती हैं। शायद इस समय जो एल्नोर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मर्ज हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है इस मुक्के के कारण जो हाई प्रीस्ट होता है वो दूर जाकर गिरता है और साथ ही में वो यहाँ पर हार चुका होता है। इधर हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि मैच को ख़त्म होता देखकर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो एल्फांटे के स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे और जो एल्फांटे एकेडमी है वो अपने आप अपनी टीचिंग्स को इतना ज़्यादा हाई कर देगी कि वहाँ के ये नॉर्मल बच्चे भी हमारे हाई प्रीस्ट को हरा सकेंगे। तभी हमें किसी की बात सुनाई देती है जो कि बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बोलता है क्या मैं विक्टर के रूप में आपसे कोई सा क्वेश्चन कर सकता हूँ। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हाँ तुम पूछ सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि इस तरह के हाई प्रीस्ट जैसे लोग सेंट्स को परेशान करते रहते हैं तो क्या आप उसे रोक सकते हैं। तभी हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि अपना अजीब समूह बनाते हुए बोलता है कि स्टूडेंट ताऊ तभी अभी तुमने क्या बोला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप यहाँ पर कुछ तो ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बेकार वेस्ट नहीं करना चाहिए, यह मेरी है। तभी हमें यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि यह तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी होने वाली है। तभी हमें एकेडमी मास्टर को दिखाया जाता है जिससे कोई बनता बोलता है कि एल्फांटे एकेडमी के हेड प्रेसिडेंट आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर हमारी पोप यानी होलीनेस ऐसे कोई कैसे बात कर रहा होता है कर सकता है, या तो एक तरह से हमारी बेइज्जती हुई। और वो बंदा बोलता है कि हेड मास्टर क्या आपको नहीं पता है, आपको अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को टीचिंग देनी चाहिए कि उन्हें इंटरनेशनल मामलों में दखल अंदाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है कि तुमने न केवल एक बच्चे के सामने एक ट्रेंड नाइट को फाइट करने के लिए भेज लिया, अब तुम एक सेंट को भी हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, और आखिर यह सोच तुम क्या करना चाहते हो ये सब करके। और हमें यह बताया जाता है कि यह ब्लू ड्रैगन क्लैन का कैप्टन है, इसका नाम हांतन ज़ुयुल है और यह ट्राइबल यूनियन का एक मेंबर है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पोप से बोलता है ना कि तुम इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम एक बच्चे से को ही परेशान कर रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि जो विलन है वो आपको एडमायर कर रहा है, आपके बोल्डरनेस को, कि आपने पोप के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर इस तरह के बच्चे आपकी कम मजाक बढ़ाने लगें तो आपसे आपके होली एम्पायर का नाम तो छीन लेना चाहिए। तभी हमें किसी बंदे की बात सुनाई देती है जो कि उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें अपने जवाबों पर ध्यान देना चाहिए, यह होलीनेस की सेफ्टी का सवाल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह पोप से बोलता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम क्या करोगे। और बोलता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तुम आकर मुझसे फाइट करो। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से नीचे आओ और तुम बताओ तुम क्या करोगे। तभी जो पोप होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जिसे कोई कोई बोलता है कि तभी हमें प्रिंसिपल के पास कोई इसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है भले ही यह कोई हाई स्टैक वाला डुअल नहीं था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तभी जो पोप होता है वह जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल और लिसेरियस स्टूडेंट हो। और वह जो हाई प्रीस्ट होता है वो बोलता है तो तुम तो सच बहुत ही ज़्यादा बड़े मूर्ख हो।
और वो हाई प्रीस्ट को देखते हुए बोलता है, और मैं तो तुम्हें होली किंगडम में देखता हूँ। तभी वहाँ से चला जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, अरे तुम भाग कहाँ रहे हो, कहीं तुम होली सी सिटी तो नहीं जा रहे। इतना कहकर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पोप को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर आ चुका होता है। तभी हमें वहाँ पर उस एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका कि नाम सेरास होता है, और वह पोप बोलता है, सेरास तुम एलिफेंट एकेडमी के पास दाऊद एम्पर जितना हो सके उतने सारे एजेंट्स को लगा दो ताकि वो उस पर नज़र रख सकें। और वह बोलता है केवल एक टूगल से उसने तीनों राज्य की आकर्षण को अपनी ओर कर लिया। यह कोई मामूली बात नहीं है, वो बंदा जैसा दिखता है उससे बिल्कुल अलग है। और पोप के इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाऊद कैंपबेल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या वो लोग चले गए। इसके बाद अरीना में अनाउंस कर दिया जाता है कि जो इस डी डुअल का विलन है वो हमारा मेन कैरेक्टर दाऊद कैंपबेल है। इसके बाद हमें हेडमास्टर को दिखाया जाता है जो कि हाँ मैं नोट कर दूँ। तभी हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में दिखाया गया था। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे यही बच्चा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें एक अच्छा वॉरियर बनने की काफ़ी सारी काबिलियत है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ किसी चीज़ को फेंकते हुए बोलता है और बोलता है कि इसे ले लो। हमें दिखाया जाता है ये एक लॉयन शेप का नेकलेस होता है, और हमें इस नेकलेस के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो पावर है वो लाइफ फोर्स को, वाइटैलिटी को बढ़ा देती है और फिजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है तो तुरंत ही उस लॉकेट को कैच कर लेता है। तभी वो जो बंदा होता है वह बोलता है कि कभी तुम हमारे फर्निश ट्रिप पर हो, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करूँगा। तभी वो जो बंदा होता है वह बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो जिस पावर्स को तुमने मुझे अभी दिखाया है वो पावर्स मुझे बाद में भी देखने को मिलेंगी। तभी वो जो बर्ली मैन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि ये सभी चीज़ें टेरिबल अलायंस की ओर थी, ऐसी थी, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है कि कहानी के स्टोरी के हिसाब से मुझे थर्ड चैप्टर में कोई आइटम मिलने वाला था। तभी हमें उस बर्ली मैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे टेरिबल अलायंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पागल इंसान के द्वारा एक्नॉलेज किया जा रहा है। तभी हमें हेड मास्टर दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मिस्टर दाऊद कैंपबेल मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ। और वो पूछती हैं क्या तुमने इस डुएल को जीतने के लिए वेसल की पावर का यूज नहीं किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं इस बार लकी था। तभी जो हेडमास्टर होते हैं बोलती हैं कि शायद पोप और हतन को पता चल चुका है कि तुम वेसल की पावर का यूज़ कर सकते हो, इसके कारण ये चीज़ें फैल जाएंगी और जितने भी ग्रुप्स हैं वो तुमसे जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें अपनी टीम में लेने की कोशिश करेंगे। और जो हेडमास्टर होते हैं बोलते हैं कि अब तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए क्योंकि अब आगे की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी होने वाली हैं। और हेडमास्टर की ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में नोट करता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जो क्वेस्ट होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहीं और दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि जो ब्लेसिंग सीड हो एक और जो ईविल सीड हो एक बन चुकी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके पास टोटल 4 ईविल सीड्स हो चुकी होती हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इसके बारे में बताते हुए बोलता है कि यह एक स्पेशल चीज़ है, स्किल है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम पे से कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से जो भी चीज़ें खरीदेगा उसके बदले उसे ये ईविल सीड्स देनी पड़ेंगी। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह एग्जाम्पल के लिए एक गॉगल को खरीदता है और हमें इस गॉगल के बारे में बताया जाता है यह एक इनसाइट आई है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन के लिए किसी भी बंदे का स्टेट्स को देख सकता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गॉगल को ख़रीद लेता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि इस गॉगल से मुझे जो भी चीज़ें पता चलेंगी उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इससे मुझे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही मुझसे इसे कोई घाटा होने वाला है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इधर उधर देखने लगता है और मन में सोचता है कि मुझे एक बार इसे टेस्ट कर लेना चाहिए। तभी उसे एलिया की जो टेरिसा दिखाई देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इसके ऊपर नहीं चेक करना है। तभी उसे हमारे मेन कैरेक्टर प्रोफेसर दिखाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे प्रोफेसर के ऊपर तो चेक करने की ज़रूरत नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक लड़की पड़ती है। हमें दिखाई जाती है लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिनोर होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है कि ये परफेक्ट पर्सन है, मुझे इसके ऊपर अपने इस गॉगल का यूज़ करना चाहिए।
तभी हमें दिखाया जाता है एल्नोर इतनी ज़्यादा स्पीड से भाग रही होती है, कुछ लोग तो उसकी स्पीड के कारण ही हवा में उड़ जाते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते हो तो प्रेसिडेंट के सामने से हट जाओ। और तभी हमारे मेंटर दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास खड़ा होता है और बोलता है कि सबसे पहले मुझे एलिनोर और एलिया के स्टैट्स को देखना चाहिए। और इसी सीन के साथ हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ से हमारा पिछले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बोलता है कि पहले मुझे एलिनोर और एलिया के स्टैट्स को देख लेना चाहिए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने गॉगल को पहनते हुए बोलता है कि जो एलिनोर है वह इस गेम की सबसे क्रूशियल कैरेक्टर है। चलो देखते हैं कि एलिनोर के स्टैट्स कैसे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे सिस्टम पे लिख जाता है कि तभी सिस्टम हमें बताता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की जो इनसाइट आई वो एक्टिवेट हो चुकी है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो एलिनोर है वह ग्रे डेमन की वेसल है। इसके बाद हमें एलिनोर के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे एलिनोर की एंजोरेंस, एजिलिटी और स्ट्रेंथ एस लेवल की होती है, जहाँ पे उसकी जो अथॉरिटी होती है वो A+ की होती है और जो लक होता है वो C का होता है। और इन स्टैट्स को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि जो एलिनोर की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है उसके लक को छोड़कर। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि क्या जो एलिनोर का डीमन के साथ फ्यूज़न रेट वो पहले से ही 80% है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये ज़रूर रिवर बैक इंसिडेंट के कारण हुआ होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है लेकिन फिर भी इसे देखते हुए कि जो करप्शन रेट है बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर दोनों बहुत ही ज़्यादा होते तो ये पहले ही एलिनोर पूरी तरीके से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती। तभी जो एलिनोर की नज़र होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पड़ती है और वह पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो दाऊद होता है वह एलिनोर से बोलता है कि प्रेसिडेंट आखिर आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी एलिनोर हमारे में दाऊद की बात सुनकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें देख लिया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इस समय ज़मीन में गिरा हुआ होता है और शायद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलिनोर के सामने आ चुका है, इसीलिए वो भी उसके झटके से दूर जाकर गिरा होगा। तभी जो एलिनोर होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि जब से मैंने तुमसे मिला है मुझे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तभी एलिनोर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है जिस पर्सन का आपने मुझे पीछा करने के लिए कहा था वह कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। तभी जो एलिनोर होती है वो दाऊद से बोलती है हाँ मैंने उसके अंदर नॉर्मल पैटर्न को पहचान लिया है और बोलती है कि अब से मैं ये काम नहीं करूँगी, इस काम को तुम्हें खुद से करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रेसिडेंट का काम है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसमें बिल्कुल भी आरामदायक काम नहीं है। और बोलती है इसके लिए मुझे माफ़ करना क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तभी जो दाऊद होता है एलिनोर से बोलता है कि सबसे पहली बात तो तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। और बोलता है कि निश्चित रूप से कोई हार्ड अपोनेंट ही रहा होगा। तभी जो दाऊद होता है वो बोलता है लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। तभी जो एलिनोर होती है वो दाऊद से पूछ ली मैंने सुना है जो होली किंगडम है उसने अपने डेलीगेशन टीम को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया, और डेलीगेशन टीम से यहाँ पे मतलब है लोगों से। और एलिनोर बोलती है कि पहले कभी ऐसा होली किंगडम ने नहीं किया है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर होली किंगडम ने ऐसा किस लिए किया है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिनोर से बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि आखिर होली किंगडम ने ऐसा क्यों किया है। तभी जो एलिनोर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ चीज़ देते हुए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। तभी जो एलिनोर होती है वो बोलती है कि ये जो चीज़ है ये मिड टर्म विज्ञान में होने वाले टारगेट मूवमेंट्स के रिकॉर्ड हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे लेते हुए देखते हुए बोलता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट प्रेसिडेंट। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मन में सोचता था ओरिजिनल स्टोरी में मुझे हर एक टारगेट पर अपनी नज़र बनाए रखनी पड़ती थी। और जो दाऊद होता है एलिनोर से बोलता है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट आपने इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। इतना कहकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एलिनोर से को गले लगा लेता है और बोलता है बाद में मैं इसे रीपे ज़रूर करूँगा। और एलिनोर इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी जो दाऊद होता है बोलता है कि इसका मतलब वो बंदा अभी भी क्लॉक टावर में होगा, और बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है जो एलिनोर होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर के गले लगाने के कारण अभी भी थोड़ा सा शर्मा रही होती है। इसके बाद हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि हाँफते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और बोलता है कि मुझे पता हो है कि वह 7 बजे क्लॉक टावर भी पे ही रहता है, और मुझे ये भी पता है कि वह सेंट के साथ ही इस एकेडमी में एंटर किया था। और साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि साथ ही में उसका जो नेचर है वह हमेशा
बाहरी चीज़ों को अवॉइड करता रहता है, इसीलिए वह अभी इन चीज़ों के बारे में ध्यान भी नहीं दे रहा होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन फिर भी उसे बाहर की थोड़ी बहुत हवा तो चाहिए ही होगी, तो ये वो यहाँ पर क्लॉक टावर के ऊपर ज़रूर आया होगा। और इतना कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अब क्लॉक टावर के ऊपर पहुँच चुका होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह इतनी ज़्यादा तेज़ी में आया होता है कि वह अभी भी ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा होता है। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढ रहा है, तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने से ही बोलता है कि मुझे अपने स्टेमिना को थोड़ा बहुत और ट्रेन करना चाहिए। यह वही बंदा होता है जो कि हमें कुछ एपिसोड पहले सेंट के साथ दिखाया गया था जब ये लोग एक एकेडमी में नहीं आए थे, और शायद ये भी एक डीमन वर्शिपर है। और जो सिस्टम होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि इसका जो निकनेम है वो बॉय किंग है और इसका नाम वर्काटस है। तभी वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हारा ही नाम दाऊद कैंपेबल है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह हाँफते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें मुझ मेरा नाम कैसे पता कि मेरा नाम दाऊद कैंपेबल है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि पहले तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने सांसों को तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है सिर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो भला मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सकता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें सिर ने भेजा है, उसे पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, फिर भी उसने तुम्हें भेजा है। इसके बाद ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो स्पाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हारा इंतज़ार हर रोज़ यहाँ पर कर रहा था। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं पहली मीटिंग के लिए कुछ कहने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो बोलता है कि वैसे भी हम लोग एनिमी ही हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह मन में सोचता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जो सीर था वह केवल एक डीमन वर्शिपर था, उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वो किसी के मामले में डायरेक्टली इंटरफेयर करे। तभी वो जो बंदा होता है वो दाऊद से बोलता है कि सीर ने मुझे बताया था कि तुम मेरे सामने आने वाले सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स में से एक हो। तभी वो जो बंदा होता है अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है कि आंसर दो मुझे दाऊद, क्या तुम मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करोगे। तभी वो जो बंदा होता है वह उस बंदे की बात सुनकर मन में सोचता है कि उस बंदे को पहले से पता है कि मैं आखिर कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर साथ में वो भी ये भी सोच रहा होता है, वह मुझसे मेरे मिले बिना ही मुझे मारने के लिए ऑर्डर्स दे रहा है। और या फिर यह हो सकता है कि उसके पास भी मेरे जैसा ही मेथड है जो कि मेरे पास है। और हमारे मेन कैरेक्टर कितना कहते ही हमारी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसे पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, क्या तुम सच में मुझे रोकने के लिए मेरे रास्ते में आने चाहते हो मिस्टर दाऊद? जल्दी से तुम बताओ कि क्या तुम सच में मेरे रास्ते में आना चाहते हो। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा होता है। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हमारे बारे में कितना जानते हो और इन चीज़ों के बारे में तुम कितना ज़्यादा जान समझ चुके हो। साथ ही में वो जो पीले वाले बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने हमारे बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही इकट्ठा कर ली है। और साथ ही में वो हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर इतनी समय इसलिए आए क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी इस तरह की बात सुनकर बोलता है कि कम से कम मुझे इतना तो यकीन है कि तुम्हारे पास कोई गलत इरादे नहीं है जिससे कि तुम हमें नुकसान पहुँचा सको। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इस पूरी एकेडमी को 100 में बदलने के बाद तुम्हारा ये प्लान है कि तुम इन पर राज कर सको। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा जानकारी बताते हुए देखकर वो बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सब चीज़ें 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमें उस पीले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो सीर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तभी जो वो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जो सीर है वह इस समय तुम्हारे ट्रू नेचर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर तुम्हारा ट्रू नेचर है क्या। तभी जो वो बंदा बिल्ली वालों वाला बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हें किसी न किसी दिन उन सभी चुने हुए चोजन्स से फाइट करनी पड़ेगी जिन्हें कि चुना गया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये सब चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो। तभी हमें उस पीले वाले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जो वल्खार्थस किंगडम है वो किंगडम आर्माडा का लास्ट किंगडम है और वहाँ के एक बंदे ने फॉरबिडन मैजिक का यूज करके वहाँ के सभी लोगों को अपनी बॉडी में फ्यूज कर लिया था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग अभी भी एनिमी हैं।
और साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे बोलता है कि तुम्हें अपने एनिमी को अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और साथ तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है लेकिन मुझे अपने प्लान में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है। तभी वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्लान में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं लाने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें जो जो भी हों ये सब फेयर तरीके से हों। तभी वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें फेयर तरीके से हों। तभी वो जो पीले बालों बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें हमारे बारे में चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो लेकिन तुम हमेशा ही मुस्कान में ही रहोगे। तभी वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर दाऊद से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस पीले वाले बंदे से बोलता है कि मैं कोई कार नहीं हूँ जो कि तुम्हारे डर के मारे मैं अपने घर में छुप कर बैठ जाऊँगा। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है और हाँ ये चीज़ें मैं जो भी बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी सच है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि नाइट विजन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी नाइट विजन इस स्किल का यूज़ करके उस बंदे के स्टैट्स को देखने लगता है। साथ ही हमें इस पीले वाले बंदों की बॉडी के अंदर दिखाया जाता है कि इसके अंदर जो फॉरबिडन आर्ट्स होती हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं वह 21,04,432 इतनी समय इस पीले वाले बंदे के बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फॉरबिडन आर्ट्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये जो फॉरबिडन आर्ट होती हैं या मानव स्किल क्राफ्ट और डिवाइन स्किल से बिल्कुल ही अलग होती हैं। साथ ही में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो बताता है कि जो एक फॉरबिडन आर्ट्स की कीमत होती है वह इंसान की एक लाइफ के बराबर होती है। साथ ही में वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन फॉरबिडन आर्ट्स का यूज़ तुम बैटल में इतनी ज़्यादा ईजी तरीके से नहीं कर पाओगे। साथ ही में पीले बालों बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बताता है कि इन फॉरबिडन आर्ट्स का यूज़ हमेशा सीक्रेटिव तरीके से किया जाता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि इस बंदे के पास फॉरबिडन आर्ट्स है। इसीलिए तुम्हें जब भी इस फॉरबिडन आर्ट्स का यूज करो तो तुम्हें सीक्रेट तरीके से इन फॉरबिडन आर्ट्स का यूज करना चाहिए। साथ ही में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जो कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस बार सभी चीज़ें को फेयर तरीके से रख रहा हूँ। तभी जो हमारा मेन वो पीले बालों वाला बंदा होता है बोलता है कि अब तुमने इन चीज़ों को सही किया है। और साथ ही में वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि हाँ यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो सीर का इवैक्यूएशन था वह बिल्कुल भी सही था या फिर गलत। तभी वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने थॉट को पर्सनली तुम्हारे लिए रखूँ तो तुम्हें इन्हें अपने पर्सनली तौर पर नहीं लेना है। साथ ही में वो जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है वैसे ही देखा जाए तो तुम मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है जो कि तुम मेरे प्लान को इतनी ज़्यादा आसानी से ख़राब कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी इस तरह की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है बोल खाटता है चलो हम लोग शर्त लगाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह बोलता है कि अब से 3 दिन बाद तुम पूरी एकेडमी को 100 में बदल दोगे लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसके बाद बोलता है लेकिन इसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी वो जो पीले बालों वाला बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा फॉरबिडन आर्ट्स को देखने के बाद भी तुम पीछे नहीं हटना चाहते हो। और इस बंदे के इतना कहते ही जो हमारा एपिसोड होते हुए यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी पीले बालों वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुम मेरी इतनी सारी मार्शल आर्ट देखने के बाद भी मेरे सामने आना चाहते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि अगर मैं इस चैलेंज को जीत जाता हूँ तो तुम्हें अपने इंटायर किंगडम को लेके यहाँ से चले जाना होगा। तभी वो जो पीले वाला बंदा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर बोलता है तो ठीक है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीत गया। तभी वो जो बंदा होता है बोलता है कि अगर तुम हार गए तो याद रखना कि तुम मेरी इस सेक्रीफाइसल स्पिरिट में 21,34,400 सेक्रीफाइस बनोगे। इतना कहकर वो जो पीले बालों वाला लड़का होता है वहाँ से कूद जाता है और एक ब्लैक फॉग में बदल कर वहाँ से चला जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाता है। इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि वो चला गया और अपने मन में सोचता है लेकिन अगर मैं क्या होगा कि अगर मैं उस शर्त को हार जाऊं तो।
तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अगर जीतना है तो मुझे हारने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल होता है कि आप जीतना मैच से पहले आपको इमेजिन नहीं करना चाहिए कि अगर आप हार जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूरिया की बड़ी बहन को दिखाया जाता है, जो कि यूरिया से पूछती है क्या तुमने कपड़े पहन रखे हैं। तभी जो यूरिया होती है वो हाँ में नोट कर देती है। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है यूरिया से बोलती है कि यूरिया तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम जब भी किसी से बात करती हो तुम आखिर इन बोलने वाले बबल्स के माध्यम से किसी से बात क्यों करती हो। और साथ ही में वो ये भी बोलती है कि ये तुमने कपड़े पहन ले रखे हैं क्या ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तभी जो यूरिया होती है वो अपने सिस्टर से बोलती है कि सिस्टर, इससे पहले मैंने इस तरह का कभी भी कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग लग रहा है। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है उसकी इस तरह की बात सुनकर उससे बोलती है कि यूरिया तुम जो चाहो यहाँ से ले सकती है। और वह बोलती है कि तुमने मेरी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें सही हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और अपने सिस्टर की इस तरह की बात सुनकर जो यूरिया होती है वो भी खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं इसे ले लूँगी। तभी वो जो सेंटिस यानी कि यूरिया की सिस्टर होती है वह यूरिया से बोलती है कि जब भी तुम मेरे साथ रहो तुम पूरी तरीके से रिलैक्स रह सकती हो, चाहे ये थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। तभी वो जो यूरिया की सिस्टर होती है वो यूरिया से बोलती है कि मैंने सोचा था कि उस कर्ज के कारण तो अभी तक जो तुम्हारा हार्ट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका होगा। और जो यूरिया की सिस्टर होती है वो बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम अभी भी इतनी ज़्यादा अंदर से प्योर हो। जो मुझे लगता है कि जो सचमुच अंदर से बेकार है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मैं हूँ। तभी हमें यूरिया की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये सभी चीज़ें बोल रही होती है, लेकिन इधर हमें यूरिया को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही बल्कि उसे पट्टे को देख रही होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके गले में बांधा था। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है वो बोलती कि यूरिया आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी वो जो यूरिया होती है अपने सिस्टर की इस बात सुनकर बोलती है कि सिस्टर, मुझे ये लॉर्ड दाऊद ने दिया था और उन्होंने मुझे इसे देते हुए बोलता है कि अगर मैं इसे हमेशा पहन के रखती हूँ तो उनकी और मेरी जो रिलेशनशिप है वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगी। और जो यूरिया होती है वो अपने बहन से बोलती है और साथ ही में लॉर्ड दाऊद ने ये भी कहा था कि अगर मैं इसे नहीं पहनूंगी तो वो मुझसे नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैं इसे पहन कर देख रही थी कि क्या ये मुझ पर अच्छा लगेगा या फिर नहीं। और यूरिया के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसकी जो बहन होती है वह भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी जो यूरिया होती है अपने बहन का इस तरह चेहरा देखकर उससे घबराते हुए बोलती है कि सिस्टर, मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि जो लॉर्ड दाऊद का गिफ्ट है वो आपके गिफ्ट से ज़्यादा कीमती है। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लॉर्ड दाऊद हैं वो मुझसे मिलते रहें, इसीलिए मैं इस गिफ्ट को पहनना चाहती हूँ। और जो यूरिया होती है अपनी बहन से बोलती है कि सिस्टर, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। तभी जो यूरिया की सिस्टर होती है वो इसकी इस तरह की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में बोलती कि यूरिया, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर वह कमीना इस समय पर कहाँ है। और हमें दिखाया जाता है यूरिया की जो सिस्टर होती है वह इस समय पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है।